नमस्कार दोस्तों, डीडी रिएक्ट के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो लेकर आया हूं, वीडियो है अपने देसी मुल्हिद हारिस सुल्तान भाई का, और टाइटल है खमेनी ने हजारों ईरानियंस का खून कर दिया। जी हां दोस्तों, ये बात बिल्कुल सही है। जो रिपोर्ट्स आ रही हैं उसके मुताबिक, स्क्रीनशॉट लगा देता हूं, 12,000 से भी ज्यादा ईरानियंस का कत्ल किया गया है खमेनी रिजीम के द्वारा। और कहा जा रहा है कि जी अब कंट्रोल हो गया है, सब कुछ काबू में है। लेकिन ये बात भी गलत है। जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, अभी तक इंटरनेट चालू नहीं हुआ है वहाँ पर, बहुत कम स्टारलिंक के ज़रिए जो चीज़ें थोड़ी बहुत जो बाहर आ पा रही हैं वो आ रही हैं। लेकिन अभी भी वहाँ पर प्रोटेस्ट चल रहे हैं। अभी भी वहाँ पर लोगों की भीड़ जो है वो सड़कों पर है। अभी भी वो खामनेई के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इतने लोगों की जान जा चुकी है, बावजूद ईरान की महिलाएं, ईरान की लड़कियां, ईरान के लोग सड़कों पर टिके हुए हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं और खामनेई को उखाड़ फेंकने की बात कह रहे हैं। सैकड़ों की संख्या में मस्जिदें जला दी गई हैं वहां पर, रिपोर्ट्स आ रही हैं। लेकिन हां, उनके दमन की रिपोर्ट्स भी आ रही हैं, मास किलिंग्स की जा रही हैं। किसी भी कीमत पर खामनेई जो है वो इस प्रोटेस्ट को कुचलना चाहता है। अब देखते हैं आगे क्या होता है। बट चलिए, हारिस भाई क्या बता रहे हैं, सुनते हैं। इस वक्त ईरान में खमीनी कमीनी ने तकरीबन कुछ एस्टिमेट्स के मुताबिक 12,000 के करीब लोगों को मार दिया। वैसे पिछले एक हफ्ते से भौंक रहा है कि अब सब काबू में आ गया है, अमन दोबारा हमने रिस्टोर कर दिया, ऑर्डर हमने रिस्टोर कर दिया। इंटरनेट नहीं खोले, थोड़ी सी इंटरनेट खोली तो बीच में से और बीसियों वीडियोस आ गई जहां पे डेड बॉडीज की ढेरियां लगी हुई हैं, लाशों के ऊपर लाशें पड़ी हुई हैं। और अब वो कह रहे हैं कि शायद इससे भी ज्यादा अंदाजा लगाया जा सकता डेड बॉडीज का। अगर कम से कम अंदाजा भी लगाया जाए, 3,000 जो इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स की ऑर्गेनाइजेशन है, वैसे जो ईरानी है, जो ईरानी डायस्पोरा है, वो नंबर अब तक तकरीबन 12,000 के करीब लोगों को बता रहे हैं। अब ये ड्रामेबाज इतने इतने बेशरम है, मुझे तो ये पाकिस्तानियों पे भी बड़ा गुस्सा है। इतने बेशरम है, गजा के वक्त इतना रो रहे थे। मैं आपको क्या वीडियोस यहाँ पे दिखा नहीं सकता, यूट्यूब पे बैन हो जाती है। मैं ऐसा करूंगा, ये सारी वीडियोस जो है ना, ये लाशों वाली और औरतों के रोने वाली, माओ के रोने वाली, माओ के डेथ टू खमीनाई के मार गबार, मेरा ख्याल उसको बोलते हैं, वो मार गबार या समथिंग लगता है, खमीनी साफ वो बता रहे हैं कि मुर्दाबाद, खमीनी मुर्दाबाद के नारे लग रहे हैं वहां पे बिल्डिंगों पे। चलो ये वीडियो तो मैं आपको दिखा सकता हूँ, ये देखें। उसने अब कर्फ्यू लगा दिया, लोगों के घरों में घुस घुस के, सड़कों पे कोई सड़क पे नजर आता है वहीं पे गोली मार देते हैं। तो लोगों को घरों में बंद कर दिया, तो अंदर से ये देखे बिल्डिंगों से कैसी आवाजें आ रही हैं। सुने आप, मार गमार खामिनी, मार मार या मार गमार खामिनी, जिसका मतलब है मुर्दाबाद, खमीनी मुर्दाबाद। इस वक्त इतना जुल्म हो रहा है ईरान में। इसराइल को कहते हैं, इसराइल तो दुश्मन के लोगों को मार रहा है ना, और उसके बीच में वो कहता है तुम्हारे सिविलियंस मार जाते हैं, जब तुम्हें अपने सिविलियंस की परवाह नहीं है तो हमें क्या। इसराइल तो अपनी बका के लिए ये कमबख्त अपने शहरियों को मार रहे हैं। ऊपर से कुछ वीडियोस उन्होंने दिखाई हैं, ईरान ने रिलीज की। देखे जी, ये मोसाद के एजेंट है बीच में, ये देखें जी, ये देखें जी, मोसाद के एजेंट है ये, देखें जरा किस तरह गोलियां चला रहे हैं मोसाद के एजेंट। ओ भाई, हमें क्या पता ये मोसाद के एजेंट है कौन है, हमें क्या पता। और अगर हैं भी तो क्या ये सारे के सारे मोसाद के एजेंट हैं? ये सारे मोसाद के एजेंट हैं? ये सारे शाह को कॉल कर रहे हैं, ये सारे शाह के फैंस हैं। देखिए, मुझे लगता है कि होंगे उसमें मोसाद के एजेंट्स, बिल्कुल होंगे, इसमें कोई शक नहीं है। इंटेलिजेंस इसी तरह से काम करती है, और खासकर जब ईरान और इजराइल जैसे दुश्मन हो आपस में, ईरानियन भी होंगे वहां पे इजराइल के अंदर एजेंट के रूप में, बिल्कुल होता है। लेकिन ये कामयाब कभी नहीं हो सकता जब तक कि वहां पे लोकल लोगों को ये चीज नजर नहीं आ रही होगी कि भाई हमारे साथ जो है वो नाइंसाफी हो रही है, हमारे ऊपर जुल्म किया जा रहा है। अगर वहां पर 1,000 की भीड़ निकली होगी ना, तो उसके पीछे हो सकता है कि शायद एक मोसाद का एजेंट हो जो वो भी शामिल हो, वो लोगों को भड़का रहा हो, बिल्कुल होगा। लेकिन उस 999 ईरानियन की आवाज ऐसे ही नहीं निकली है। वो बेवकूफ नहीं है, वो ज़ॉम्बीज की तरह काम नहीं करते। जो बाकी जगहों पे ये ज़ॉम्बीज आ जाते हैं ना,
भेड़ बकरियों की तरह निकल जाते हैं ये लोग। जो वहां पर नारे लग रहे हैं, जो प्रोटेस्ट हो रहा है, आप सबको पता है कि वहां पर प्रोटेस्ट क्यों शुरू हुआ? क्योंकि इकोनॉमी की हालत बिल्कुल खराब हो चुकी है। ईरान का जो रुपया है उसकी हालत बिल्कुल खराब हो चुकी है। तो जिस देश में इकोनॉमी खत्म हो चुकी हो, जिस देश का रुपया जो है वो शायद पता नहीं कितने, $1 जो वो कई लाख रुपए हो गए हो ईरान की करेंसी में, आप जरा उस जगह की हालत समझिए। क्या लोग ये कब तक बर्दाश्त करेंगे भाई? हाँ, अगर खामनेई ने इकोनॉमी को काबू में कर रखा होता, महंगाई को काबू में कर रखा होता, सब कुछ ठीक होता, तो शायद इतना बड़ा प्रोटेस्ट ना हो रहा होता। लोगों के पास रोजगार नहीं है, लोग भूखे मरेंगे। अपने बच्चों को मरता हुआ देखकर वो चुप तो नहीं बैठेंगे ना। बिजली नहीं आ रही, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं मिल रहा, इंटरनेट नहीं मिल रहा, जॉब्स नहीं है, कमाई नहीं है, क्या करेगी उतनी बड़ी आबादी? अगर आपके पास कंट्रोल है ईरान का, आप सुप्रीम लीडर हो ईरान के, तो ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप अपने लोगों के लिए उनके खाने का, उनके पीने का, उनका रहन सहन, इंफ्रा, दिस दैट, जॉब, महंगाई, इन सब को आपको पूरा करना है। लेकिन जब आपको इससे कोई मतलब नहीं रहेगा, आप फजूल में आप पंगे लेते रहोगे, तो एक न एक दिन तो ये गुस्सा फूटेगा ना। और ये प्रोटेस्ट भी, इस बार का भी प्रोटेस्ट जो हुआ वो शुरू हुआ इसी महंगाई की वजह से, जॉब्स की कमी की वजह से, इकोनॉमी बिगड़ चुकी इकोनॉमिक हालातों की वजह से। लेकिन इसको देखिए कैसे कुचला जा रहा है यार। अगर 3,000 लोग भी मारे गए हैं यार, ये कम नहीं है। आपने उन 3,000 लोगों को मारा जो अपना हक मांग रहे हैं, जो आपकी जिम्मेदारी है उनको देने की, लेकिन आप नहीं दे पा रहे हो। अगर आप नहीं दे पा रहे हो तो आपको उस कुर्सी पर बने रहने का कोई हक नहीं है। खैर, وای بنوزی که مسلح شویم وای بنوزی که مسلح जो नारा लगा रहे हैं, दिस इज द फाइनल बैटल, ये फाइनल बैटल है। तो ये सारे के सारे मुसाद के एजेंट हैं। हम आपको पिछले बड़े अरसे से बता रहे थे, 2020 की एक स्टडी थी, इसके ऊपर वीडियो बनाई थी। ये सबसे बड़ी, सबसे एक्सटेंसिव स्टडी है। जबकि ईरानी हुकूमत आपको बताते हैं 99% जो हमारे रेजिडेंट्स हैं ना, वो शिया मुस्लिम्स हैं। दैट्स व्हाट दे से। ये उनका ऑफिशियल नैरेटिव है, 99%। बाकी सारे 1% यहूदी और क्रिश्चियन, भाई वगैरह, इतने झूठे। सिर्फ 32% ईरानी लोग ऐसे हैं जो अपने आप को शिया कहते हैं। ओके, अगर आप ये सारे के सारे मान लेना कि इस्लामिक रजीम की फेवर में, फिर भी ये माइनॉरिटी है। ये कहते हैं जी अमेरिका कौन होता है, हालांकि अमेरिका बीच में नहीं दखल दे रहा। इतना लोग उसके तरले कर रहे हैं, ईरानी डायस्पोरा, शाह पहलवी इतने तरले कर रहे हैं कि प्लीज आप हमारी मदद करें। अमेरिका तो चाहता ही नहीं है बीच में घुसना, ट्रंप तो इंटरवीन करना ही नहीं चाहता। इसराइल चाहता है, लेकिन इसराइल अमेरिका की रजामंदी के बगैर बीच में आ नहीं सकता। तो ये कहते हैं जी वेस्ट कौन होता है हमें बताने वाला। तुम्हें अपने मुल्कों में जमहूरियत चाहिए है, इमरान खान की जमहूरी हुकूमत चाहिए तुम्हें, लेकिन ईरान में तुम्हें थियोक्रेसी चाहिए, डिक्टेटरशिप चाहिए, जहां पे कोई इलेक्शन नहीं होता। कोई 2 पार्टियां, वहां पे 3 पार्टियां, कितनी पार्टी, एक ही पार्टी में से, उसी में से आपस में करा देते हैं इलेक्शन। ये है कोई डेमोक्रेसी? आप जब डेमोक्रेसी मानते ही नहीं है, जब आपके मुल्क में डेमोक्रेसी है ही नहीं, तो आप ये दावा ही नहीं कर सकते कि मेजोरिटी शाह की फेवर में है या मेजोरिटी खमीनी की फेवर में। आप ये कह ही नहीं सकते, क्योंकि आपके पास कोई तरीका ही नहीं है मेजर करने का। उसके नतीजे में ये क्या कर रहे हैं? उसके नतीजे में ये देखें, घरों में घुस के इनकी मिलिशिया, घरों में घुस के ये मुसाद को मार रही है। ये घरों में घुस के छुरियां लेके जा रहे हैं। इस वक्त सड़कों पे बॉडीज पड़ी हुई हैं। यूट्यूब पे नहीं चढ़ा सकता, लिंक में डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में जाकर। ट्विटर पे वो वीडियोस खुली पड़ी हुई हैं, लाशों की ढेरियां लगी हुई हैं। वो मुसाद के एजेंट होंगे बीच में, कितने होंगे? 100 होंगे, 1500 होंगे। और वो तो ट्रेंड होते हैं, वो तो पहले मरने वाले भी नहीं होते। कैच हो जाएंगे, 1-2 दिखाए इन्होंने जी वो मुसाद का एजेंट, हमें क्या पता भाई। जब इधर यूथियों के ऊपर 9 मई को इनकी धुलाई हुई थी, यूथियों की, मुझे इन पर यूथियों पे बड़ा गुस्सा। तब इनका दावा क्या था? पहले तो ये जोश में थे कि चलो जी चढ़ाई कर दो, जलाओ घराओ करो जी, फौज की बिल्डिंगों को जलाओ। कैंट में इन्होंने बिल्डिंगें जलाई, वो फौजियों का घर जलाया।
बाद में कहते हैं ये हम नहीं थे, ये फौज ने खुद ही अपने बंदे बीच में छोड़ दिए थे, अपने बंदे छोड़ दिए थे, उन्होंने आगे लगाई, उन्होंने इश्तियाल अंगेजी फैलाई। तो इधर नहीं हो सकता कि ये आईआरजीसी के ही बदमाश हों, इधर नहीं हो सकता ऐसे। खैर मैं आपको दिखाता हूं कि ये कितने जालिम हैं ये लोग। मैं मानता हूं पाकिस्तान में फौज की बालादस्ती है, पाकिस्तान में बड़ी दो नंबरी होती है, पाकिस्तान में सही किस्म की डेमोक्रेसी नहीं, लेकिन पाकिस्तान ईरान नहीं है, पाकिस्तान अफगानिस्तान नहीं है, सऊदी अरेबिया नहीं है। पाकिस्तान की अपने नॉर्म्स हैं जो परफेक्ट नहीं है, बड़े बुरे हैं, मुझे तो ऑब्वियसली उससे भी बड़ी सख्त शिकायत है। लेकिन मैं जरा आपको एक वीडियो दिखाता हूं कि किस तरह एक ईरानी लड़की कॉल करती है। ईरानियन डायस्पोरा का एक चैनल है, मैटोवा समथिंग उसका नाम है, उसमें वो क्या कहती है कि उसका बाप आईआरजीसी का कमांडर है बहुत बड़ा। और देखें, सुनिए उसकी ज़बानी क्या होता है। I have just one picture before I. Good news. This is one of the main people of the regime who seems to be flying away to Istanbul. Oh wait, I'm not showing it on the screen here. So Ali Babadi was taking a picture of him on a plane on a flight to Turkey, which is more proof that they are running away. So this is the that, sign. yeah, so that coincides with what that girl said when she was calling in. Yes, about how exactly. they're all getting ready to escape and how they're all escaping, right? Yes. فاطمه جان درود شما بر ما خوش اومدید. سلام صدای من میشنوید؟ بله خانم رسا در خدمتیم. خوش آمدید. من از داخل نظام تماس So I'm calling from within the regime. میگیرم. بله. پدر من جزو یکی از عوامل نیروی سرکوبگره. Yeah, so my father is one of the regime forces that is against the people, repressing the people. ये लड़की कॉल कर रही है इस मैनोटो शो को, जिसमें वो कह रही है कि मेरा बाप आईआरजीसी का एक कमांडर है, मैं रिजीम के अंदर से कॉल कर रही हूँ। میتونم بگم شما آقای رادان رو میشناسید؟ بله. I'm under a lot of fear and stress right now. मुझे इस वक्त बड़ा डर है, मैं बड़ी स्ट्रेस में हूँ। میتونم بگم من سطح جنایتکار رادان هست پدر من. So she's saying my father is at the same when it comes to the level of crime committed, my father is at the same level as Radan. कह रही है कि मेरा बाप उसी लेवल का कमांडर है जिस लेवल का रदान एक कमांडर है। من فقط میخوام یه چیزی رو بگم. I just want to say one thing, and she said, "Go on, yeah, my dear, go." به مردم ایران، به این سرکوبگرا، To the people of Iran, to the regime forces that are oppressing us. حواستون باشه. این فرمانده هاتون ساک و چمدوناشون رو بستن. So the commanders of the regime. So she's saying the commanders of the regime, they have their suitcases ready filled with money. برای من वो कह रही है कि जो आईआरजीसी के कमांडर हैं उन्होंने अपने सूटकेसों को रेडी किया हुआ, उसमें डॉलर भरे हुए और पासपोर्ट उन्होंने नए बनाए हुए फेक आइडेंटिटी के साथ। چه دخترش هستم، برای مادرم، برای تمام اعضای خانواده‌مون پاسپورت‌های جعلی درست کردن. So the regime has created fake passwords for the regime forces to run away. So she's the daughter of one of the commanders of this, the anti-riot police, and she's saying that my dad. वो कह रही है कि मेरे बाप ने, जो आईआरजीसी का कमांडर है, उसने मेरा, मेरी माँ का और अपनी फैमिली मेंबर्स के फेक पासपोर्ट्स बनाए हुए हैं। As passports for me, for my mother, and for all of our family members, we have fake passports to basically be able to run away. The regime has given it. تخصص جعلی که ما رو فراری بدن به خارج. پدر من چمدون دلار تو خونه قایم. So they have suitcases filled with dollars in their home. के सूटकेसेस हैं जो डॉलरों से भरे पड़े हुए, एक मिनट में इन्होंने पैक करके भाग जाना। उसी तरह जिस तरह बशर अल असद भाग गया था, उसी तरह जिस तरह अफगानिस्तान का जो सदर था वो भाग गया था, उसी तरह जिस तरह आप लोग कहते हैं कि नवाज शरीफ और जरदारी लोग भाग जाते हैं अपने सूटकेस भर के, उसी तरह ईरानी नहीं हो सकते ऐसे। नहीं, वो ऐसे नहीं हो सकते क्योंकि वो यहूदियों से नफरत करते हैं और अमेरिका से लड़ते हैं, इसलिए वो बहादुर होंगे। ये उनकी अपनी बेटी बोल रही है। مدام با تلفنش منو بگین بیام دادگاه لاهه. She's saying that my father is constantly ordering to kill. So she said my father is constantly on the phone, and then she switched the topic and she said, please get somebody to bring me to the Hague, to the court in the Hague. My father is telling people to kill. His father is a commander and he's ordered. वो कह रही है मैं अपने बाप के खिलाफ हेग में गवाही देने के लिए तैयार हूँ। वो हर वक्त फोन पे और लोगों को अपने छोटे जो जूनियर्स हैं उनको हुक्म दे रहे हैं कि कत्ल करो, मारो, इनको गोलियां मारो। During the killing of the Iranian people in the streets. من کجا بیام؟ من Where should I go? عکس دارم، فیلم دارم. She says I have photos, I have documents, I have evidence, I have videos. और आप उसकी आवाज सुन सकते हैं, रो रही है। वो कह रही है मैं किधर जाऊं, मेरे पास तस्वीरें हैं, मेरे पास डॉक्यूमेंट्स हैं, मेरे पास वीडियोस हैं। Just get me to bring me somewhere so I can offer this evidence. ما نمی‌شنید من سر جنبش محض رفتم منو گرفت. ये आगे जाके ये लड़की कहानी सुनाती है, या मासा अमीनी की, ये मैंने यहीं पे काट दिया क्योंकि पॉइंट यहाँ पे खत्म हो गया, मुझे ओरिजिनल वीडियो नहीं मिल रही पूरी वाली। इसमें आगे चल के भी बताती है कि मैं मासा अमीनी का जब रेवोल्यूशन हुआ था या जो प्रोटेस्ट हुए थे उसमें मैं गई थी, और रोते रोते ये कहानी सुनाती है कि मैं उसमें गई थी अपनी 3 सहेलियों के साथ, लेकिन चूंकि मेरा बाप आईआरजीसी का कमांडर था, मुझे उन्होंने छोड़ दिया जब मैंने अपने बाप का नाम बताया, लेकिन मेरी 3 सहेलियों को उन्होंने वहां पे जाकर रखा और रेप किया। और यहाँ पे वो रो पड़ती है और कहती है कि मेरे में इस वक्त, लिटरली नहीं कहते लेकिन इसको कहते हैं सर्वाइवर्स गिल्ट, वो रो
पड़ती है कि मुझे शर्म आ रही है कि मैंने अपने बाप का नाम इस्तेमाल किया ताकि मैं उस प्रॉब्लम से निकल जाती, लेकिन जो मेरी 3 सहेलियां थी उनकी इज्जतें लूटी गई बाद में। ये डिमोनिक, पैथेटिक, इतनी बारबैरिक किस्म की रजीम है जो 46 सालों से इनके ऊपर काबिज है, और इतने लोग, और ये हरामजादा बुढ़ा खड़ूस मरेगा, देखना तो सही। ये हर 2 साल बाद इतने बड़े-बड़े यहाँ पे प्रोटेस्ट होते हैं। जब आपके मुल्क में इतने बड़े लेवल के प्रोटेस्ट हर साल बाद, हर 2 साल बाद हो रहे हैं, और वैसे इस वक्त आपको पता है ट्रक की पूरी वो रेडी लेके जानी पड़ती है एक लोफ ऑफ ब्रेड खरीदने के लिए, इतना बेड़ा गर्क हुआ वहां पे। ये देखें, अब ये कह रहे हैं एजेंट्स, कितना आसान काम है ये। पाकिस्तानी भी यही करते होते थे, ये भारत करा रहा है जो करा रहा है, बड़ा आराम से फौरन के ऊपर नाम लगा देना, अपने गिरबान में नहीं झांकना कि तुम लोगों ने जो गंद इतने अरसे से फैलाया उससे लोग कितने तंग हैं। ये जो मैंने आपको भी सर्वे दिखाया ना, पहले मैं आपको सर्वे दिखा दूं। ये जो स्टडी हुई थी, 50,000 लोगों को सर्वे किया गया जिसमें 90% ईरान के अंदर थे। ये 2 साल के ऊपर मुहित थी ये स्टडी, बड़ी एक्सटेंसिव स्टडी थी। शिया मुस्लिम 32%, एथियस्ट 22%, सॉरी नन जिनका कोई मजहब नहीं वो भी एथियस्ट ही हुआ है 22%, जो अपने आप को एथियस्ट कहते हैं वो 8%। यही देखें हम, ये 30% के करीब हो गए। अच्छा, ज़ोरोएस्ट्रियन, पारसी 7%, स्पिरिचुअल 7%, एग्नोस्टिक 5.8%, फिर सुन्नी हैं, फिर सूफी हैं, ह्यूमनिस्ट हैं 2.7। यानी आप ये देख सकते हैं, ये अगर आप ह्यूमनिस्ट, एथियस्ट, नन और एग्नोस्टिक्स को मिला लें, ये 40% पहुंच जाते हैं। ऐसे मुल्क में आपको लगता है तभी तो वो ईरानी औरतें जो हैं अपने हिजाबों को आग लगाती हैं, प्रोटेस्ट करती हैं महसा अमीनी के वक्त, इसीलिए वो अवाम जन जिंदगी के नारे लगे थे, जिसको उस वक्त भी इन्होंने ब्रूटली कुचल दिया था। उस वक्त 22,000 लोगों को अरेस्ट किया, 1,500 लोगों को क्रेनों के साथ लटकाया इन्होंने। इतने जालिम पाकिस्तान में क्या किया किसी ने? आसिम मुनीर ने ऐसा बड़ा जी, बड़ा डिक्टेटर है, यूथियों को बड़ी आग लगती है, ओ जी बहुत बड़ा डिक्टेटर है जी आसिम मुनीर। कि इस लेवल का कत्लेआम पाकिस्तान में हुआ है? कभी भी नहीं हुआ पाकिस्तान में इस लेवल का कत्लेआम। लेकिन इनको बड़ा जी, ओहो जी, ईरान की दफा चुप करके बैठे हुए। क्यों? वही अमेरिका दुश्मनी, कीड़ा है इनको, वेस्ट से दुश्मनी। और अगेन अब तो सिंपल सी बात है भाई, आपको आपका वर्ल्ड व्यू पसंद है, हमें हमारा वर्ल्ड व्यू पसंद है। इसीलिए ईरान के लोग 8 अक्टूबर 2023 को, एक दिन बाद, ईरान के फुटबॉल स्टेडियम में ये नारे लगे थे। ये देखें, ये डेट अभी भी यहाँ पे मौजूद है, 9 अक्टूबर 2023। द फुटबॉल फैंस इन तेहरान चैंट शव द पैलेस्टीनियन फ्लैग। अपने पीछे ले लो जो फलस्तीन का झंडा। 7 अक्टूबर के 2 दिन बाद ये इन्होंने नारे, ये तेहरान में फुटबॉल मैच हो रहा था उसमें उन्होंने ये नारे लगाए थे। और ये फिर बाद में उन्होंने बाहर भी लगाए। ये भी ईरान में है, ये भी यही है कि फलस्तीन का झंडा अपने पीछे ले लो। क्यों? उन्हें गुस्सा नहीं हो सकता कि ये जब मुसलमानों की जो एक ठरक है कि हमने जेरूसलम के ऊपर कब्जा करना है दोबारा से, ठीक है, यहूदियों को अपनी जूती के नीचे रखना है। बाकी मुसलमान मुल्क, सऊदी अरब, कतर, यूएई, वो तो ऊंची ऊंची बिल्डिंगें बना रहे हैं। ईरान G7 का मुल्क हो सकता था अगर उसके ऑयल को और उसके गैस को पूरी दुनिया में भेजा जाता, बाहर एक्सपोर्ट किया जाता। लेकिन नतीजे में क्या हुआ जी? वो ये कीड़ा निकल आया उनके अंदर, मौलवी आ गए ऊपर से, जिसका वो जो ईरान के जो मिडिल एज लोग हैं ना, बेबी बूमर्स हैं, वो माफिया मांगते हैं। ऐसी हजारों वीडियोस पड़ी हैं, वो कहते हैं माफिया मांगते हैं अपने जनरेशन से कि हमने ये उस वक्त जो इनकलाब हुआ, हम कैसे इसके अंदर फिसल के आ गए इसके अंदर। इसमें कोई शक की बात नहीं कि उसको, खमीनी को रखा गया वहां पे, फ्रांस ने उसको पाला हुआ था, और जो जिमी कार्टर था उसने इतनी अटेंशन पे नहीं की। उसने कहा ठीक है जी, ये रेवोल्यूशन आ रहा है, उसने रोकने की कोशिश नहीं की उस वक्त, क्योंकि अमेरिकन इंटरेस्ट अलाइन नहीं कर रहे थे उस वक्त शाह के साथ। चलिए वीडियो खत्म करते हैं। देखिए मोटा मोटी बात समझ में आ गई, बिल्कुल बात सही थी। आप अगर 1979 के पहले अगर आप ईरान को देखेंगे तो ईरान बड़ा एक मॉडर्न देश, बड़ा खुशहाल देश लग रहा था। तेल उसके पास बहुत ज़्यादा था, और ये बिल्कुल हारिस भाई की बात सही है कि अगर उस तेल को सही से, मान लीजिए ओपेक कंट्रीज़ में होता है या उस तेल का प्रोडक्शन होता, वो बेच रहा होता, आज वो सऊदी अरबिया से, यूएई से कम नहीं होता। लेकिन उसको नहीं होने दिया गया, उसको अपने कंपटीशन में खड़ा नहीं होने दिया गया। और मुल्ला रजीम आ गई, मुल्ला रजीम ने आके सब कुछ तबाही कर दी, वहां के लोगों की जिंदगी नर्क कर दी। वो माशा अमीनी की बात हुई थी, बहुत बड़ा प्रोटेस्ट था वो, उस बच्ची बेचारी की जान चली गई थी। और मैं आज भी कहता हूं कि ईरान का कल्चर, जो मेन कल्चर है, जो पर्शियन कल्चर है, पर्शियन कल्चर, पर्शियन इंटेलिजेंस बहुत जबरदस्त है। आज भी ईरान के मैक्सिमम लोगों को अपनी हिस्ट्री पर गर्व है, प्राउड है, अपने लोगों पर, अपने कल्चर पर। लेकिन चूंकि कंट्रोल नहीं है उनके पास, पावर नहीं उनके पास, वो छुपाते हैं, वो डरते हैं।
लेकिन मुझे लग रहा है कि देखिए लड़ाई बड़ी लंबी है, हो सकता हो कि अभी कुचल दी गई हो, लेकिन जैसा कि आप देख रहे हैं कि उससे ज्यादा बड़ा बवाल हुआ, पिछली बार से ज्यादा बड़ा बवाल हुआ। तो ये बहुत लंबे टाइम तक, अगर खामनेई सोच रहा है कि बड़े लंबे टाइम तक वो बना रहेगा, नहीं हो सकता ये, क्योंकि प्रोटेस्ट की आवाजें तेज हो गई हैं, प्रोटेस्ट का वॉल्यूम बढ़ गया है, प्रोटेस्ट को काबू करना बहुत मुश्किल होता जा रहा है। और आने वाले कुछ साल में आप देखिएगा या कुछ महीनों में, अगर अमेरिका हमला करता है, जहां तक मुझे लग रहा है कि अमेरिका करेगा हमला जरूर, इजराइल इतना डंडा दे देगा कि उसको करना पड़ेगा हमला। अगर वो हमला करता है और अगर ईरान आजाद होता है इस मुल्ला रेजीम से, तो शायद देखिए कुछ हो। बट हां, डेमोक्रेसी आनी चाहिए। अगर अमेरिकी पिट्ठू वहां बैठ गया तो भारत के लिए भी ठीक नहीं। डेमोक्रेसी आनी चाहिए, इलेक्शंस होने चाहिए, वोटिंग होनी चाहिए, और पब्लिक चुने वहां पे कि हमारा लीडर क्या होगा, कौन होगा। पब्लिक चुने की पॉलिसीज कैसी होंगी, बस ये है। दोस्तों, आप क्या कहते हैं? कमेंट करिए, राय दीजिए। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।